Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm your biology teacher. Students, this session is basically continuation of the previous session. Last time हमने start किए थे methods of heterotrophic nutrition in animals. उसी को आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ से. आज हम start करेंगे for the short questions. ये topic बहुत ज़्यादा important है, तो याद रखिएगा. शुरू कर रहे हैं इसको बोर्ड पे. जी स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, तो इस वजह से हम इसको खाली मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स लिख देते हैं. मुख्तलिफ इकसाम के जानदार बहुत ज्यादा वैरायटी रखते हैं अपनी बॉडीज की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. स्टार्ट अगर हम देखें तो इट इज द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक अमेबा. और फिर अगर कम्प्लेक्सिटी देखें तो हमारे पास जमीन के ऊपर एलिफेंट्स मौजूद हैं और पानी के अंदर हमारे पास व्हेल्स मौजूद हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इन तमाम डिफरेंट वैरायटीज के ऑर्गेनिजम्स के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो सकते हैं. तो यहां पे हम स्टार्ट अभी जो लेंगे दैट इज फ्रॉम द फ्रेश वाटर मसल, और इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज नोन एज फिल्टर फीडिंग. ओके, दिस इज filter feeding. जी स्टूडेंट्स, दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक. ओके, और फिल्ट्रेशन टेक्निक में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पानी से इंप्योरिटीज को अलहदा करने के लिए सिंपल फिल्टर पेपर्स यूज किए जाते हैं, या एडवांस लैब्स में जाएं तो हम मेम्ब्रेन फिल्टर्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं. यही चीज नेचुरल मैकेनिज्म्स में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन फ्रेश वाटर मसल. ओके, अब इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स का सबसे पहले मैं नाम यहां पे मेंशन करूंगा जो आप लोग याद रखिएगा. द फर्स्ट वन इज इनहेलेंट साइफन. ओके, द सेकेंड वन इज माउथ. द थर्ड वन आर ciliary linings. The fourth one is digestive system. And the fifth one is exhalant siphon. और फिर उसके बाद the last one will be the anus. Alright students, अब ये सब के सब वर्ड्स मैंने यहां पे क्यों लिखे हैं, इस वजह से कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपका फोकस इन्हीं टर्म्स के ऊपर रहना चाहिए. अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके लिए. अब देखें, सबसे पहले नंबर पे तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर मसल है क्या. ओके, इट इज अ बाइवेल्व मोलस्क जिसकी बॉडी दो शेल्स पे मुश्तमिल होती है. इसके एक लोअर शेल होता है और एक इसके ऊपर अपर शेल मौजूद होगा. उसके अंदर ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल मौजूद होता है. ऑलराइट, अब ये जो एनिमल है अब अपने शेल से बाहर नहीं निकल सकता, खुराक को बाहर निकल के ग्रैब नहीं कर सकता, और कैप्चरिंग मैकेनिज्म इसके पास कोई मोबाइल किस्म का मौजूद नहीं है. इसके लिए अल्लाह ताला ने इसको एक और खसूसियत दे दी है, और वो खसूसियत क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा. सबसे पहली टर्म हमने यहां पे मेंशन की है इनहेलेंट साइफन. ओके, अब इस इनहेलेंट साइफन के जरिए क्या किया जाएगा, इनहेल किया जाएगा. और चूंकि ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मौजूद है तो पानी को विदड्रॉ करेंगे छोटे छोटे सिलियरी मूवमेंट्स. ओके, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं अपनी फिंगर्स को मूव कर रहा हूं, सिलिया वाटर करंट्स पैदा करते हैं जिसकी वजह से पानी को बॉडी के अंदर दाखिल कर दिया जाता है, और पानी along with the food particles and smaller protozoa it enters through the inhalant siphon. अब क्या होगा, जैसे ही पानी यहां से दाखिल होगा उसके बाद इसने अपना रेस्पिरेशन का अमल भी करना है, गैसियस एक्सचेंज करनी है, जिसके लिए इसके पास दो बड़े गिल्स मौजूद हैं, और गिल्स के ऊपर भी लाइनिंग मौजूद है जिनके ऊपर फर्दर सिलिया मौजूद हैं. अब क्या होता है कि जैसे ये पानी विद द फूड पार्टिकल्स इट विल फ्लो ऑन द गिल्स, तो क्या किया जाएगा, उन गिल्स के ऊपर जो सिलिया हैं वो इन फूड पार्टिकल्स को रोकना शुरू कर देंगे. जैसे ये फूड पार्टिकल्स रुकते जाएंगे, पानी बाहर चला गया और फूड पार्टिकल्स अंदर रह गए, तो यहीं पे फिल्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज फिल्टर फीडिंग. ओके, अब क्या होगा, ये फूड पार्टिकल सारे के सारे नीचे की तरफ मूव किए जाएंगे टुवर्ड्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन इनको मूव करने के लिए एक और हेल्पिंग मॉलिक्यूल चाहिए
दैट इज द म्यूकस स्ट्रिंग। ओके, ये बड़ी जबरदस्त चीज है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं कि यहां पे ऐसा नहीं होता कि बस पार्टिकल्स खुद से ही मूव करना शुरू हो जाएं। पानी के साथ आए थे तो ये भी चांस है कि शायद पानी के साथ ही बाहर ना चले जाएं। इस वजह से इनको ट्रैप करने के लिए एक और नेचुरल एडाप्टेशन इनके अंदर मौजूद है, और वो एडाप्टेशन क्या है कि दे कंटेन द सिक्रीटरी सेल्स व्हिच आर प्रोड्यूसिंग म्यूकस। अब म्यूकस पैदा होती रहेगी, फूड पार्टिकल्स उसमें जाके अटकना शुरू हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, उस सारी की सारी म्यूकस स्ट्रिंग को फर्दर पास ऑन कर दिया जाएगा टुवर्ड्स द माउथ। ओके, जैसे ही मुंह के अंदर जाएंगे तो इसका मतलब है अब डाइजेशन का काम शुरू हो जाएगा, और उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सिंपल ट्यूब लाइक इंटेस्टाइन्स मौजूद हैं जो खुराक को डाइजेस्ट करेंगी, और फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो यहां से इजेक्शन के जरिए खारिज होंगे, दे विल बी एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस। ऑलराइट, ये डिफरेंस मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं अब रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेक्शन। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में से अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेक्शन। ऑलराइट, और नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्सहेलेंट साइफन का यहां पे क्या रोल था। तो एक्सहेलेंट साइफन बिल्कुल इसी तरह से जैसे इनहेलेंट साइफन ने पानी और वाटर मॉलिक्यूल्स और उनके साथ फूड पार्टिकल्स इनको एंटर करवाया है, एक्सहेलेंट साइफन के जरिए इजाफी पानी और वो पार्टिकल्स जिनकी बॉडी को जरूरत नहीं थी, दैट वाज एंटर्ड थ्रू द इनहेलेंट साइफन, उसको वहां से उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। This is the simplest filtration mechanism that has been observed in freshwater mussel, and this is your short question. Okay students, then second type की तरफ आ जाएं तो we have whales. जी students, the biggest vertebrates on this planet, लेकिन पाए कहां पे जा रहे हैं ये? inside the water. Okay, अब aquatic हैं और strictly marine हैं, फ्रेश वाटर में बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब ये जो वेल्स हैं इनके अंदर भी स्टूडेंट्स यही मैकेनिज्म पाया जाता है, और इसके लिए मैं एक और मिसाल आपको देता हूं। एक छोटा सा श्रिम्प लाइक एनिमल पाया जाता है पानी के अंदर जिसको बोलते हैं क्रिल। ओके, अब वो क्रिल जो है बिलियंस की तादाद में रिप्रोड्यूस करते हैं, और बाज़ औक़ात इतने ज्यादा रिप्रोड्यूस कर जाते हैं कि पानी का कलर ही चेंज हो जाता है उनकी आबादी की वजह से। अब क्या होता है कि इनका खत्म करना भी जरूरी है, जिसकी वजह से नेचर ने एक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। और वो बैलेंस किस तरह से मेंटेन किया हुआ है? वेल्स अपना मुंह खोलती हैं और उसके बाद इस बहुत सारे ऑलमोस्ट 2 टन के करीब क्रिल को इनहेल करती हैं, इनटेक करती हैं इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम, और फिर क्या होता है, क्रिल नाम के एनिमल्स वो उसकी बॉडी के अंदर रह जाते हैं, पानी को गिल्स से बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज अ सेकेंड टाइप ऑफ फिल्टर फीडिंग, और इसमें क्या किया जा रहा है, पानी के साथ जो फूड एंटर हुआ बॉडी के अंदर, फूड को तो रख लिया गया और पानी को बॉडी से खारिज कर दिया गया। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ फिल्टर फीडिंग। तो ये याद रखिएगा, 2 मिसालें हैं और आपका एक कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन है। द नेक्स्ट वन आर फ्लूइड फीडर्स। जी स्टूडेंट्स, फ्लूइड फीडर्स, इनके नाम से पता चल जाना चाहिए लिक्विड फॉर्म में खुराक को इनटेक करने वाले। और यहां पे मैं 2 बहुत मशहूर मिसालें आपके साथ शेयर करने लगा हूं। द फर्स्ट वन आर मॉस्किटोज, ऑलराइट, और फिर द सेकेंड वन आर एफिड्स। जी, इन दोनों इंसेक्ट्स को आप पहले से जानते होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अभी तक जो सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई हैं दैट आर ड्यू टू मलेरिया, और मलेरिया का जो एजेंट है दैट इज मॉस्किटो, स्पेशली द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब देखें, जो फीमेल मॉस्किटोज हैं ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, इस सेंस में कि जैसे ही ये इंजेक्ट करने के लिए आएंगी अपनी खुराक की जरूरत को पूरा करने के लिए, तो उसके साथ ही साथ स्पोरोजॉइड्स को इंजेक्ट कर देंगे इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमंस। अब गौर करें अगर, तो यहां पे हमें इस वीडियो के अंदर ये पता चल रहा है कि जैसे ये मॉस्किटो आके इंजेक्ट कर रहा है तो इट हैज स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट्स। ओके, 6 नीडल्स होती हैं इसके एक स्टाइलेट के अंदर। अब इन 6 नीडल्स में से एक पेयर बड़ा जबरदस्त है, और बिल्कुल इसी तरह जैसे हम ब्लेड की मदद से किसी चीज को बारीक सा कट लगाते हैं,
इसके पास इस तरह के इंसाइजिंग स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि छोटा सा एक कट लगाते हैं हमारी स्किन के ऊपर और उसके बाद फिर ये अपनी नीडल को इंजेक्ट कर देता है इनटू द कैपिलरीज। ओके, अब जैसे ही ये इंजेक्ट करेगा उसके बाद इसने क्या करना है, अपनी खुराक की जरूरत पूरा करने के लिए ब्लड को सक करना शुरू हो जाएगा। अब ये जो सक्शन टेक्निक चल रही है इसमें ऑब्वियस सी बात है द ब्लड इज इन लिक्विड फॉर्म, तो इस वजह से इनको हम कह रहे हैं दीज आर फ्लूइड फीडर्स। ओके, ऑन द अदर साइड एफिड्स। ऑलराइट, अब एफिड्स वाले केस में हमें क्या नजर आता है स्टूडेंट्स, दीज आर एक्टोपैरासिटिक इंसेक्ट्स फॉर प्लांट्स। ओके, इनके पास भी स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट्स होते हैं और ये क्या करते हैं, इन माउथ पार्ट्स को इंजेक्ट कर देते हैं इनटू द फ्लोएम ऑफ द प्लांट टिश्यूज। ओके, अब क्या किया जाएगा, स्पेशली जो ग्रीन स्टेम होते हैं पौधों के, उनके अंदर ये अपने इस स्पेशल माउथ पार्ट को इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद फ्लोएम से उसकी खुराक हासिल करना शुरू कर देंगे। इसकी वजह से पौधा आगाज में कमजोर होता है और अल्टीमेटली समटाइम्स उसकी डेथ भी हो जाती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो बोथ ऑफ दीज, द मॉस्किटोज एज वेल एज द एफिड्स, दे आर एक्टोपैरासिटिक और इनको हम ये कह सकते हैं दे आर फ्लूइड फीडर्स बिकॉज दे आर फीडिंग ऑन फ्लूइड्स ऑफ द एनिमल्स as well as fluids of the plants. Then is the third group, और इस ग्रुप को हम कहते हैं they are macrophagous feeders. All right, what are macrophagous feeders? अब स्टूडेंट्स इसके लिए इस टर्म को समझ लें, मैक्रो बड़ा, फेगी निगल के खाने वाला। ऑलराइट, अब ये याद रखिएगा कि एक बहुत अहम बात है यहां पे कि द मैक्रोफेगस फीडर्स दे कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। ओके, द फर्स्ट वन आर टेंटेकुलर फीडर्स और इसके इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं टेंटेकुलर फीडिंग। द सेकेंड वन स्क्रैपर्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड स्क्रैपिंग। Okay, and the third one is very simple. This is known as seizing and engulfing. जी, 3 हिस्सों में मैंने इसको तकसीम कर दिया स्टूडेंट्स। अब याद रखिएगा हमारे पास बहुत अच्छी मिसाल है टेंटेकुलर फीडिंग के लिए। द एनिमल्स दोज हैव टेंटिकल्स। ओके, और टेंटिकल्स के लिहाज से द फेमस वन आर हाइड्रा and jellyfish. जी स्टूडेंट्स, हाइड्रा और जेलीफिश के पास मखसूस किस्म के स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही कोई भी इनका प्रे, कोई शिकार या कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म आके इनके टेंटिकल्स के साथ टच होता है तो इनके स्टिंगिंग सेल्स फौरन ट्रिगर हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वेनमस इंजेक्शंस इंजेक्ट कर देते हैं, डंग मार देते हैं अपने प्रे को। अब क्या होगा, उसके बाद वो टेंटिकल्स उसको उठा के अपनी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर ले जाते हैं जहां पे उनकी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रासेलुलर डाइजेशन का अमल मुकम्मल कर दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ फीडिंग इज नोन एज टेंटेकुलर फीडिंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद जो दूसरी टाइप की फीडिंग है दैट इज नोन एज स्क्रैपिंग। ओके, अब स्क्रैपिंग के लिए हमारे पास जो एनिमल है दैट इज स्नेल। स्पेशली इसका जीनस है हेलिक्स और एक मेंबर है ऑफ द स्पीशीज एस्पेरा। ओके, गार्डन स्नेल जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो गार्डन स्नेल है इसके पास जबरदस्त किस्म की 2 एडाप्टेशंस मौजूद हैं। अब क्या एडाप्टेशंस मौजूद हैं, यहां पे इस वीडियो में अगर आप गौर करें तो ये स्नेल इस लीफ के करीब आता है और आने के बाद क्या करता है, अपने लिप्स के अंदर उस लीफ को ग्रैब कर लेता है। जैसे ही इस लीफ को इसने पकड़ा उसके बाद इसके पास एक स्पेशलाइज्ड रैस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज रेड्यूला। ओके, इसकी जुबान जो है उसके ऊपर काइटिन के बने हुए दांत मौजूद होते हैं और उसको हम बोलते हैं रेड्यूला, रैस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, लिप्स लीफ को पकड़ेंगे और जुबान आहिस्ता आहिस्ता से उसको कुरेदना और खुरचना शुरू हो जाएगी। इसके इस खुरचने के अमल को हम कहते हैं स्क्रैपिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और फिर क्या होता है, उस पत्ते को आहिस्ता आहिस्ता चंक बाय चंक एनगल्फ कर लिया जाता है और अपनी खुराक की जरूरियात को पूरा कर दिया जाता है। क्योंकि बड़े टुकड़ों की फॉर्म में खुराक को खाया जा रहा है तो इस वजह से इसको कहते हैं मैक्रोफेगी। ऑलराइट, देन इज द थर्ड टाइप सीजिंग एंड एनगल्फिंग। इसके लिए बहुत ज्यादा क्विक फिश एग्जांपल हमारे पास मौजूद है दैट इज स्पॉटेड
dogfish. जी स्टूडेंट्स, स्पॉटेड डॉगफिश इज फेमस फॉर इट्स जॉज. अपने जबड़ों की वजह से ये बहुत ज्यादा मशहूर है. ऑलराइट, अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जैसे ही इसके करीब से इसका कोई शिकार गुजरता है तो ये फौरन ऐसी स्ट्रॉन्ग किस्म की बाइट ले लेती है कि वो शिकार फौरी तौर पे इमोबिलाइज कर दिया जाता है, हरकत करने के काबिल भी नहीं रहता, मुकम्मल तौर पे जकड़ लिया जाता है दांतों के शिकंजे में. फिर क्या होगा, उसके बाद ये उसके टुकड़े काट काट के उसको एनगल्फ करना शुरू हो जाता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सीजिंग एंड एनगल्फिंग. नेक्स्ट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. Parasitic mode of nutrition. जी स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, और एक या दो मरतबा ये बोर्ड में रिपीट हुआ है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन. तो आपको जो मैं सीक्वेंस बताऊंगा इसको याद रखिएगा. शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर होंगे तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन साथ ही तैयार हो जाएगा. ओके, सबसे पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज अ पैरासाइट. द एनिमल, क्योंकि हम एनिमल्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं, that harms its host to get benefit for its nutritional needs. All right students, अब ये एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की डेफिनेशन हमारे पास आ गई है कि वो जानदार जो अपनी खुराक की जरूरियात को पूरा करने के लिए अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे और खुद उससे फायदा उठाएंगे, दे आर नोन एज पैरासाइट्स. ओके, सिंपली द पैरासाइट्स कैन बी फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज. ओके, और इनको मैं तकसीम कर रहा हूं अलग-अलग से. पैरासाइट्स, देखिए स्टूडेंट्स, द फर्स्ट डिविजन it will be ectoparasites and endoparasites. जी स्टूडेंट्स, अब इन टर्म्स से आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि वो पैरासाइट्स जो अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर रहेंगे दे आर एक्टोपैरासाइट्स, और वो पैरासाइट्स जो अपने होस्ट की बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं दे आर नोन एज एंडोपैरासाइट्स. ओके, अब इनको हम डिफाइन करते हैं और साथ ही इनकी एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं. द ऑर्गेनिजम्स दैट inflict their hosts by living on their bodies. All right, they are ectoparasites. और इन ectoparasites की एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं. lice, ticks, mites, fleas and leeches. जी स्टूडेंट्स, स्पेशली छोटे स्कूल गोइंग बच्चों के सर के अंदर जुएं और लीखें वगैरह अटैक कर देती हैं. तो ये जो टिक्स और माइट्स हैं ये इस तरह से अटैक करेंगी और उसके बाद स्किन में से क्या करती हैं, ब्लड सक करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से होस्ट बीमार पड़ जाता है. ओके, दूसरी तरफ ये जो पिस्सू वगैरह और फ्लीज वगैरह हैं ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स दैट आर अदर देन ह्यूमंस उनकी बॉडी के ऊपर आके रहना शुरू हो जाते हैं और क्या करते हैं, वहां पे खास किस्म के एंटीकोएगुलेंट्स इंजेक्ट करते हैं और मुसलसल इनटेक करते रहते हैं वहां से ब्लड को थ्रू द ब्लड वेसल्स. ओके, अब क्या होता है, चूंकि बॉडी से बाहर हैं दैट्स व्हाई इनको हम कहते हैं दे आर एक्टोपैरासाइट्स. ओके, दूसरी तरफ एंडोपैरासाइट्स को डिफाइन करते हैं. Those organisms
that infect their host by living inside the bodies. All right, they are known as endoparasites. और एंडोपैरासाइट्स के लिए जनरल एग्जांपल्स अगेन, चूंकि आपके एज के लिहाज से और आपसे कम उम्र बच्चों की मिसाल ले रहा हूं यहां पे, तो इस वजह से मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा. द फर्स्ट वन इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, roundworms, pinworms, and hookworms. जी स्टूडेंट्स, अब ये जो तमाम के तमाम एनिमल्स जिनका मैंने जिक्र किया है, ये क्या करते हैं, अपने होस्ट की बॉडी के अंदर स्पेशली उनके डाइजेस्टिव सिस्टम तक चले जाते हैं और उसके बाद वहां पे उन्हीं का खाया हुआ खाना जो कि पहले से हजम शुदा है वो खाते रहते हैं. और साथ ही साथ ये वर्म्स की बात कर रहा हूं मैं कि वर्म्स वो खाना खाते रहेंगे और फिर खास किस्म के केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से होस्ट की बॉडी में मुख्तलिफ बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं. जो सबसे पहले मैंने यहां पे मेंशन किया है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इट इज फेमस फॉर कॉजिंग अमीबिक डायसेंट्री. ऑलराइट, इसके लिए मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं कि पीने का पानी खास तौर पे स्टूडेंट्स इसका जरूर ख्याल रखें. इट शुड बी क्लीन और अगर बॉयल कर लिया जाए तो और बहुत ज्यादा बेहतरियां हो सकती हैं. ऑलराइट, दिस इज अ जनरल समरी फॉर द एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स. फिर उसके बाद एक और डिवीजन हम पैरासाइट्स की बना रहे हैं, दैट आर obligate parasites and facultative parasites. जी स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं वन वर्ड डेफिनेशन मेंशन करने लगा हूं यहां पे, जिसकी वजह से आपका कंसेप्ट पहले से बेहतर हो जाएगा. Obligate parasites are host dependent. All right, and facultative parasites are host independent. जी, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस पाया जाता है? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पहले वाले में ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में मैंने मेंशन किया है दीज आर होस्ट डिपेंडेंट. इसका क्या मतलब है? टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स दे स्ट्रिक्टली रिलाई ऑन देयर लिविंग होस्ट्स. ओके, इनको एक स्पेसिफिक जानदार चाहिए जिसके बगैर इनका लाइफ साइकिल मुकम्मल नहीं हो सकता. ईदर दे विल कंप्लीट देयर सेक्सुअल फेज और एसेक्सुअल फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल इन अ लिविंग होस्ट. ओके, दूसरी तरफ जो हमारे पास है, दे आर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स. और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स के अंदर क्या होता है कि दे कैन ग्रो विद इन अ लिविंग होस्ट एज वेल एज दे कैन बी कल्चर्ड इन लैब्स. ऑलराइट, ये लिविंग मीडियम के अंदर और आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर दोनों जगह पे इक्वली ग्रो कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फैकल्टेटिव पैरासाइट्स. ओके स्टूडेंट्स, इसी सीक्वेंस को याद रखिएगा. अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो कंपेयर करके मेंशन करें, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन करेंगे तो इट विल बी अ 4 मार्क्स क्वेश्चन. ऑलराइट, इसको यहीं पे खत्म कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक